एवरीवन, आई होप एवरीवन विल बी डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई वुड से द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द अपकमिंग स्कॉस्ट जम्मू एंट्रेंस पेपर, राइट। बट बिफोर मूविंग अहेड मैं यहाँ पर थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है लाइक द वीडियो। सो आपको वीडियो को पहले लाइक करना है एंड फिर यहाँ पर शेयर द वीडियो लिखा है, तो लेकिन शेयर आप नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है सब्सक्राइब, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। आफ्टर सब्सक्राइबिंग द चैनल, हम अगर आज की बात करेंगे तो आज हम पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक बात मैं आपको बोल दूं, जो भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर, ये नेसेसरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये नेसेसरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जो भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होगा, तो उस पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि उससे क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। मार्क माय वर्ड्स, राइट। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है, दैट्स for the third period elements, the correct order of first ionization enthalpy, that means ionization enthalpy का जो टॉपिक है इस पे आपको फोकस करना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला जो टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पर बताया है फॉर द थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड के एलिमेंट में, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स है पर्टिकुलरली उनमें हमें बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, उनमें हमें बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले यहां पर आपके लिए क्या जरूरी है, आपको जो है पीरियोडिक टेबल जो है वो याद होना चाहिए, आपको जो है एलिमेंट्स का पता होना चाहिए, किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर थर्ड पीरियड को लिखूंगा, मैं पहले लिखूंगा सोडियम को, ठीक है, सोडियम ही होता है। आफ्टर दैट कौन होता है, आफ्टर दैट होता है मैग्नीशियम, आफ्टर दैट होता है एल्यूमिनियम, ठीक है, आफ्टर दैट होता है मैग्नीशियम, आफ्टर दैट होता है एल्यूमिनियम की मैं बात करूंगा यहाँ पर, ठीक। एल्यूमिनियम के बाद, एल्यूमिनियम के बाद, एल्यूमिनियम के बाद मैं किसकी बात करूंगा, मैं यहाँ पर बोलूंगा सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन होता है, फिर होता है फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, सल्फर होता है, उसके बाद होता है क्लोरीन, क्लोरीन होता है, एंड आफ्टर दैट एर्गॉन होता है। आपने ये सुना होगा कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, वो इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑन दैट वे यहाँ पर क्या होना चाहिए, पहले यहाँ पर सबसे कम होनी चाहिए सोडियम की, सोडियम की, सोडियम की सारे ऑप्शंस में है, एंड सबसे ज्यादा होनी चाहिए एर्गॉन की, एर्गॉन की, एर्गॉन की, एर्गॉन की, सारे ऑप्शंस में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड क्या करना है, यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है जो इसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, उसके बाद आएगा मैग्नीशियम, उसके बाद आएगा सिलिकॉन, उसके बाद आएगा सिलिकॉन, उसके बाद आएगा सल्फर और उसके बाद आएगा फास्फोरस। पहले मैंने यहाँ पर सल्फर को लिखा एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर फास्फोरस को लिखा। अब मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, अब यहाँ पर मैंने क्यों लिखा, देखो अगर सल्फर की बात करोगे, सल्फर की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 1000 के इक्वल टू, राइट, 1000 किलो जूल्स पर मोल, ठीक, यूनिट आप इसका याद रखना। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर फास्फोरस की बात करूंगा तो फास्फोरस की कितनी होती है, तो फास्फोरस की कितनी होती है, फास्फोरस की होती है 1012 के इक्वल टू, 1012 के इक्वल टू, दैट मींस फास्फोरस की ज्यादा होगी सल्फर से, ठीक है। हेंस द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 2, हेंस द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 2। आई होप दैट्स क्लियर। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following species carries more than one lone pair on the central atom xenon। यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, xenon, सारे के सारे ऑप्शंस में, ठीक है। हमें बताना है कि किस वाले, यहाँ पर किस वाली स्पीशीज में मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स है। फर्स्ट थिंग इज दैट अगर हमें इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं XeO3 की बात करूंगा, XeO3 की अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसका स्ट्रक्चर, दिस इज द सेंट्रल मेटल दैट्स Xe, एंड 3 O जो है उनके साथ ये डबल बॉन्ड बनाता है, उनके साथ ये डबल बॉन्ड बनाता है, दैट मींस यहाँ पर एक लोन पेयर बन गई, यहाँ पर एक लोन पेयर बचेगी। सेकंड थिंग इज दैट XeO2F2, 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 अगर मैं इसकी, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा, मैं कुछ इस तरीके से करूंगा। पहले मैं बनाऊंगा सेंट्रल मेटल एटम, 2 ऑक्सीजन के साथ इसने डबल बॉन्ड्स बनाए हैं, दैट मींस दिस इज डबल बॉन्डेड O, डबल बॉन्डेड
O, इज दैट क्लियर? और ये जो F2 है ये कुछ इस तरीके से मैं बनाऊंगा, इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ से मैं और एक F को यहाँ पर जोड़ दूंगा। अब मुझे बताइए यहाँ पर कितने लोन पेयर्स है, अब मुझे बताइए यहाँ पर कितने लोन पेयर्स है, तो यहाँ पर भी एक लोन पेयर बचेगी, ठीक है। आफ्टर दैट थर्ड ऑप्शन पे आइए, XeOF4, XeOF4, XeOF4। अगर मैं इसकी बात करूंगा, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफी सिंपल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर Xe कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे, सेंट्रल मेटल एटम, और एक ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाता है। एंड ये जो F4 है, दिस इज F1, और यहां से डायगोनली में और एक F को अटैच करूंगा, इस डायगोनल से मैं और एक F को अटैच करूंगा, और इस डायगोनल से मैं और एक F को अटैच करूंगा। तो यहाँ पर बचा एक लोन पेयर, यहाँ पर बची एक लोन पेयर, अंडरस्टैंड करना। एंड आफ्टर दैट अगर मैं ऑप्शन नंबर 4 पे आऊंगा, ऑप्शन नंबर 4 है XeF4, सिंपली XeF4, यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, दैट मीन्स दिस विल बी Xe, एंड 4F में यहाँ पर अटैच करूंगा डायगोनली, दिस विल बी 1F, सेकंड F, दिस विल बी थर्ड F, एंड दिस विल बी फोर्थ F। जब मैंने यहाँ पर 4 F यहाँ पर अटैच किए तो यहाँ पर कितनी लोन पेयर्स बची? दिस विल बी 1 लोन पेयर, दिस विल बी सेकंड लोन पेयर, हेंस द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है दैट मीन्स XeO3, इसमें 1 लोन पेयर है, 1 LP, सेकंड जो है इसमें भी 1 LP है, थर्ड जो है इसमें भी हमें 1 LP देखने को मिला। लेकिन जो फोर्थ वाला ऑप्शन है दैट मीन्स XeF4 वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, इसमें कितने लोन पेयर्स है? इसमें हमें 2 लोन पेयर्स देखने को मिले, इसमें हमें 2 लोन पेयर्स देखने को मिले, हेंस द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, the bond orders of O2 dinegative, CO and NO पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली आर, इनके बॉन्ड ऑर्डर्स हमें बताने हैं। अंडरस्टैंड करना, जब भी आपके पास ऐसी स्पीशीज दी गई होगी आप कैसे करोगे फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर? आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं आपको बोल दूं, अगर 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशी होगी आपके पास, या तो 13 इलेक्ट्रॉन स्पीशी होगी, या तो 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशी होगी, या तो 11 इलेक्ट्रॉन स्पीशी होगी, या तो 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशी होगी। इन द सिमिलर वे 14 के बाद आता है 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशी, या तो 16 होगा, या तो 17 होगा, या तो 18 होगा, अंडरस्टैंड करना। अब एक बात याद रखना, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब आपके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे लिखोगे, आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे लिखोगे? एट दैट टाइम आपको याद रखना है जो 14 होता है यहाँ पर मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होता है, एंड वो होता है 3 के इक्वल टू। अब चाहे आप ऊपर जाओ 14 से या नीचे जाओ 14 से, आप 13 की तरफ जाओ या आप नीचे की तरफ जाओ, तो आपको क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज करना है बाय 0.5। आपको बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज करना है बाय 0.5, दैट मींस 13 अगर इलेक्ट्रॉन स्पीशी होगी तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, अगर 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशी होगी तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, अगर 11 इलेक्ट्रॉन स्पीशी होगी तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5, अगर 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशी होगी तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। सिमिलरली अगर 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशी होगी बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, अगर 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशी होगी बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5, अगर 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशी होगी 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, अगर 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशी होगी बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5, और अगर 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशी होगी बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। अब मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, क्वेश्चन में जो बताया गया है O2 डाइनेगेटिव का, O2 डाइनेगेटिव का, दैट मींस यहाँ पर 16 + 2 दैट मींस 18 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स है। आफ्टर दैट अगर मैं CO की बात करूंगा तो CO में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के हैं 6 प्लस जो ऑक्सीजन है इसके है 8, दैट मींस 14 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मींस 14 इलेक्ट्रॉन्स है। आफ्टर दैट NO की बात करो, NO प्लस की बात करो, NO प्लस की बात करो, NO के N के है यहाँ पर 7, O के है यहाँ पर 8, और यहाँ पर प्लस है, दैट मींस ये आ जाएगा -1, दैट मींस यहाँ पर भी कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है। अब मुझे बताइए पहले केस में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मींस द बॉन्ड ऑर्डर शुड बी 1, बॉन्ड ऑर्डर शुड बी 1, या तो ये होगा या तो ये होगा, ऑप्शन नंबर सी को काटो। अब सेकंड केस में जो बॉन्ड ऑर्डर है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज 14, दैट मींस जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो तो होना चाहिए 3, या तो ये होगा, इसको तो काटो, इसको भी काटो, ठीक है। अब हमारे पास या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन 4 होगा, लेकिन जो थर्ड वाली स्पीशी है हमारे पास उसके पास भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना है 14 के इक्वल टू है, दैट मींस उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो भी होना चाहिए वो 3 के इक्वल टू, वो भी होना चाहिए 3 के इक्वल टू, हेंस द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4 1 3 3। जो O2 होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा
1, O2 नेगेटिव का। आफ्टर दैट CO की बात करेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। आफ्टर दैट NO पॉजिटिव की बात करूंगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, 3 के इक्वल टू होगा। आई होप दैट्स क्लियर। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम सॉल्युबल इन वाटर? इनमें से मैक्सिमम सॉल्युबल कौन होता है वाटर में? वाटर में इनमें से कौन सा मैक्सिमम सॉल्युबल होता है? पॉइंट नंबर 1 आपको क्या याद रखना है, जो सॉल्युबिलिटी होती है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। अगर किसी स्पीशीज की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी दैट मींस वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो अगर मैं यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी के बेसिस पे इनको सॉर्ट आउट करूंगा, दैट मींस मैं इनको सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे सॉर्ट आउट करूंगा, तो सबसे मैक्सिमम जो होती है दैट इज BeSO4। उसके बाद आता है मैग्नीशियम SO4, उसके बाद आता है CaSO4, उसके बाद आता है SrCaSO4। ठीक है, दैट मींस डाउन द ग्रुप, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा, जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, दैट मींस MgSO4। जो भी स्पीशीज हमें यहाँ पर दी गई है इनमें मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, MgSO4 की, बिकॉज ये बाकी सारे एलिमेंट्स के ऊपर रहता है। जितना हम एक पीरियोडिक टेबल, जितना हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी उतनी डिक्रीज होगी। ये बात यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है स्टेटमेंट बेस्ड, राइट। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 इज SO2 एंड H2O बोथ possess V-shaped structure। क्या दोनों के पास V-shaped structure होता है? स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2 इज द बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 इज लेस देन H2O। जो SO2 का बॉन्ड एंगल होता है क्या वो छोटा होता है H2O के कंपैरिजन में? तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये इनकरेक्ट है। अब क्यों, अब ऐसा क्यों लगता है? देखो, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अगर हम एंगल्स की बात करेंगे, सबसे पहले मैं अगर SO2 का स्ट्रक्चर देखूंगा तो SO2 का स्ट्रक्चर होता है, ये होता है S, और ये बनाता है डबल बॉन्ड O, यहां से भी डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पर इसके पास होती है एक लोन पेयर, और अगर मैं पर्टिकुलरली एंगल की बात करूंगा तो जो एंगल होता है वो होता है 118 डिग्रीज। इसी तरीके से अगर मैं वाटर की बात करूंगा, वाटर का स्ट्रक्चर ये है O, दिस इज H एंड दिस इज H, दैट मींस H2O। लेकिन इसके पास दो लोन पेयर्स होती है, यहाँ पर से एक लोन पेयर, यहाँ पर मैं और एक लोन पेयर बनाऊंगा। और अगर हम यहाँ पर पर्टिकुलरली एंगल की बात करेंगे तो जो एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री, 104.5। दैट मींस जो SO2 है इसका एंगल जो है वो ग्रेटर होता है H2O के कंपैरिजन में। ठीक है, दैट मींस स्टेटमेंट नंबर 2 जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट, हेंस द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4। आई होप दैट्स क्लियर एज वेल। क्या ये बात भी क्लियर है? आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स है जो करेक्ट नहीं है। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर नॉट करेक्ट है, दैट मीन्स इनकरेक्ट हमें बताना है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ F, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ F इज मोर नेगेटिव देन दैट ऑफ Cl। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, ये तो गलत है, सीधी सी बात है। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो Cl की मोर नेगेटिव होती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 2 को देखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस इन अ ग्रुप ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ये एक ग्रुप में, जितना हम नीचे जाएंगे उतनी ये क्या होती है, कम होती है। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर बी जो है यहाँ पर ये तो करेक्ट है। अब स्टेटमेंट नंबर सी पे आ जाइए। Statement number C says the electronegativity of an atom depends upon the atoms bonded to it। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्या ये नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करती है? नो। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये फिक्स्ड, इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, याद रखना। पॉलिंग स्केल पे इसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड होता है। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज अगेन गोइंग टू बी इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी को देखिए, Al2O3 एंड NO आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यहां पर और एक बात मैं आपको बोल दूं,
एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, इनके एग्जांपल्स को याद करके जाना वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अब ऑप्शन नंबर डी को देखिए। ऑप्शन नंबर डी इज Al2O3 एंड NO आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ऑप्शन नंबर डी भी मुझे इनकरेक्ट लग रहा है, क्योंकि अगर मैं NO की बात करूंगा तो NO मुझे न्यूट्रल लग रहा है। NO जो है ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने ऑप्शंस हमारे पास इनकरेक्ट है? ए भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट है। हमें इनकरेक्ट को फाइंड आउट करना है। ए सी डी शुड बी द आंसर, हेंस द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4, हेंस द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। दैट मींस स्टेटमेंट नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर सी एंड स्टेटमेंट नंबर डी जो है ये यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट्स what is the correct electronic configuration of central atom in COOH 3 negative based on crystal field theory। हमें इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। अब मुझे बताइए यहाँ पर CO किस स्टेट में है? 3 पॉजिटिव स्टेट में है, दैट मीन्स D6 की बात हो रही है। और यहाँ पर जब भी वाटर आता है ये क्या एक्ट करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ CO3 पॉजिटिव, ये करेगा एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। SFL में यहाँ पर लिखूंगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड हमारे पास यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी व्हाट विल बी दैट विल बी T2G एंड EG। लेकिन EG में कोई भी नहीं होगा और T2G जो है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। एंड द आंसर शुड बी T2G6 option number B, hence the answer should be option number B, T2G6 and EG0 hence the answer should be option number B। I hope that's clear as well, I hope that's clear। next पे चलिए, next question जो है that's I guess from metallurgy। yes, the question says the major component of which of the following ore is sulfide based mineral। यहाँ पर मैं आपको एक बात बोल दूं, जो ओर्स है डिफरेंट मेटल्स के, उनको आपको याद करके जाना है, उनका कंपोजिशन आपको याद करके जाना है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली सेफलराइट, राइट। अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा सिडराइट की, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सिडराइट? दिस इज बेसिकली FeCO3, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी सारे मेटल्स के जो ओर्स है उनको याद करके लाना। लाइक मैं आपको बोलूंगा बॉक्साइट है, बॉक्साइट आप याद करके जाओगे। हेमेटाइट है, इसकी आप कंपोजिशन याद करके जाओगे। सिडराइट की आप कंपोजिशन याद करके जाओगे। आफ्टर दैट कैलामाइन आप इसकी कंपोजिशन को याद करके जाओगे। व्हाट्स द, यहाँ पर भी है कैलामाइन का अगर मैं आपको कंपोजिशन बोलूं व्हाट्स दैट इज ZnCO3। और इसके बाद आप जिनसाइट का जो कंपोजिशन है वो भी याद करके जाओगे। ये कुछ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ओर्स है जिनका कंपोजिशन आप याद करके जाओगे अपने एग्जाम में जाने से पहले। आई होप दैट्स क्लियर। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन NCERT बेस्ड है, NCERT बेस्ड है, राइट। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन कॉपर इज हीटेड विद डाइल्यूट HNO3, जब हम कॉपर को हीट करते हैं विद डाइल्यूट HNO3, ये क्या प्रोड्यूस करता है? आपकी NCERT में 2 रिएक्शंस दी गई है। पहली रिएक्शन, जब कॉपर को हम रिएक्ट कराते हैं HNO3 के साथ, लेकिन क्या यहां पर मैं डाइल्यूट लूंगा, यहां पर मैं DIL लिखूंगा, दिल। यहां पर मैं डाइल्यूट लूंगा, जब इसको दिल के साथ रिएक्ट कराएंगे ये क्या देगा? ये देगा हमारे पास 3 टाइम्स CuNO3 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स NO प्लस 4 टाइम्स H2O। ये रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर दिल की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। जब भी ह्यूमन हार्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पर नो आंसर आता है, ठीक है। ये याद रखना। जब भी डाइल्यूट की बात करेंगे, डाइल्यूट आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, दिल, जब भी दिल आता है दिल में नो आता है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स NO प्रोड्यूस होता है, अंडरस्टैंड करना। एंड सेकंड केस जो आपकी NCERT में लिखी है दैट इज व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद HNO3 ये 4 टाइम्स लिया है वहां पर, लेकिन यहाँ पर उसने क्या लिया है? कॉन्सेंट्रेटेड। यहाँ पर उसने कॉन्सेंट्रेट लिया है, तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है
NO3 ये ट्वाइस बनता है, इसके साथ साथ 2 टाइम्स NO2 बनता है, इसके साथ साथ वाटर यहाँ पर निकलता है, इसके साथ साथ वाटर यहाँ पर निकलता है। अब हमें यहाँ पर कौन सा केस फाइंड आउट करना था, हमें बताना था व्हेन कॉपर इज हीटेड विद डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट के साथ, दैट मींस केस नंबर 1 हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो क्या मेरा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा? यस ऑब्वियसली, तो मेरा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। व्हेन कॉपर इज हीटेड विद डाइल्यूट HNO3, ये रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी, 3 टाइम्स Cu प्लस 8 टाइम्स HNO3 डाइल्यूट, ये देता है 3 टाइम्स Cu NO3 ट्वाइस, और प्लस में उसके साथ ये देता है 2 times NO and 4 times H2O. Hence the answer should be option number 2. Hence the answer should be option number 2. I hope that's clear as well. I hope that's clear. I hope that's clear. Next question पे चलिए। Next question यहाँ पर again an important question है। यहाँ पर क्या बताना है हमें? ऑक्साइड का एक लिस्ट दिया है, मैच द कॉलम टाइप है। सेकंड में हमें बताना है कि टाइप ऑफ बॉन्ड जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। सेकंड में हमें बताना है यहाँ पर जो टाइप ऑफ बॉन्ड है वो कौन सा यहाँ पर प्रेजेंट है, जो टाइप ऑफ बॉन्ड है वो कौन सा यहाँ पर प्रेजेंट है। फर्स्ट थिंग, अगर मैं N2O4 की बात करूंगा, अगर मैं N2O4 की बात करूंगा, N2O4 अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता होगा तो N2O4 में N सिंगल बॉन्ड N होता है, ठीक है। इस N के साथ भी डबल बॉन्डेड O, इस N के साथ भी डबल बॉन्डेड O, और इसके साथ और एक O होता है, इसके साथ भी और एक O होता है, ठीक है। दैट मींस N सिंगल बॉन्ड N जो होगा वो होगा N2O4 में, N2O4 में N सिंगल बॉन्ड N होगा, एक ही N सिंगल बॉन्ड N है, दैट मींस A का आना चाहिए थर्ड, A का आना चाहिए थर्ड, ए का आना चाहिए थर्ड। सारे ऑप्शन ये इस वाले को काटो और इस वाले को भी काटो। अब सेकंड वाला ऑप्शन तो सेम है, थर्ड वाला ऑप्शन देखेंगे हम, सी जो है दैट इज N2O5। अगर मैं N2O5 की बात करूंगा, N2O5 की अगर मैं बात करूंगा, N होता है कुछ इस तरीके से, ये अटैच होता है एक ऑक्सीजन के साथ, ये अटैच होता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ, और थर्ड ऑक्सीजन के साथ ये अटैच होता है डबल बॉन्डेड से, थर्ड ऑक्सीजन के साथ ये अटैच होता है डबल बॉन्डेड से। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अगेन N के साथ अटैच होता है, और वो N जो होता है ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है यहाँ पर, और एक ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। ये वाला जो N है, अंडरस्टैंड करना, ये वाला जो N है ये भी 3 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, 1 2 एंड 3। ये वाला N जो है ये भी 3 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, 1 2 एंड 3। हेंस ये क्या बन जाता है, N2O5। हेंस ये बन जाता है N2O5। आई होप दैट्स क्लियर, आई होप दैट्स क्लियर, आई होप दैट्स क्लियर। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, अगर मैं N2O5 की बात करूंगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी की बात करूंगा, तो ऑप्शन नंबर सी का आना चाहिए 1NON, NON। यहां पर आपने देखा N, दिस इज O एंड दिस इज N, एक ही बॉन्ड देखने को मिला, दैट मींस सी का आना चाहिए सेकंड, सी का आना चाहिए सेकंड। क्या सी का कोई सेकंड है? हेंस द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1। हेंस द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1। इनके डायग्राम्स को आप याद करके जाइएगा, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये आपको पता होनी चाहिए और वो याद करके जाना, ठीक है। Is that clear? I hope that's clear. Next पे चलिए, next question यहाँ पर क्या है, which of the following complexes will exhibit maximum attraction to an applied magnetic field? अगर हम magnetic field को apply करेंगे तो maximum attraction यहाँ पर कौन दिखाएगा, तो maximum attraction यहाँ पर कौन दिखाएगा, understand करना। maximum attraction वो वाला complex दिखाएगा जिसके पास maximum number of, जिसके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब अगर मैं NiH2O6 एंड डाई पॉजिटिव की बात करूंगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास अनपेयर्ड। आफ्टर दैट अगर मैं COEN3 की बात करूंगा, COEN3 3 पॉजिटिव की बात करूंगा, इसके पास मुझे नहीं लगता है कोई इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। आफ्टर दैट अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूंगा, दैट मींस ZnH2O6 टाइम्स डाई पॉजिटिव। अगर मैं इसकी बात करूंगा ZnH2O6 डाई पॉजिटिव, इसके पास मुझे नहीं लगता यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। एंड अगर मैं COH2O6 की बात करूंगा तो यहाँ पर ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में है, यहाँ पर ऑब्वियसली मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है COH2O6 टाइम्स, एंड दिस इज डाई पॉजिटिव, एंड दिस इज डाई पॉजिटिव। इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कितने हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। हेंस द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4। ये ज्यादा फेरोमैग्नेटिज्म शो करेगा, बेसिकली द क्वेश्चन इज दैट यहाँ पर कौन सा वाला
मैक्सिमम फेरोमैग्नेटिज्म शो करेगा, एंड दैट विल बी द आंसर, देन दैट विल बी द ऑप्शन नंबर डी, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैच द टाइप है, ठीक है, कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट थिंग इज दैट स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम की फॉर्मूला क्या होती है, क्या आपको पता है? स्लेक्ड लाइम जो है ये हम किसको बोलते हैं? CaOH को बोलते हैं। स्लेक्ड लाइम जो होता है CaOH ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज डेड बर्न प्लास्टर। डेड बर्न प्लास्टर जो है ये हम किसको बोलते हैं? डेड बर्न प्लास्टर, डेड बर्न प्लास्टर DBP, ये हम बोलेंगे CaSO4 को, ठीक है। यहाँ पर कोई भी वाटर प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं कॉस्टिक सोडा की बात करूंगा, व्हाट्स कॉस्टिक सोडा? कॉस्टिक सोडा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1, दैट मींस NaOH, एंड वाशिंग सोडा दैट मींस Na2CO3 एंड 10 टाइम्स वाटर। ये फार्मूलाज भी याद करके जाइएगा, इनके कॉमन नेम्स भी याद करके जाइएगा और इनकी केमिकल फार्मूलाज भी याद करके जाइएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो हंस यहाँ पर मेरा आंसर बनना चाहिए ए, दैट मींस आंसर शुड बी ए का आना चाहिए सेकंड, तो एक ही ऑप्शन में है, हेंस द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1, हेंस द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, the pair of lanthanides in which both the elements have high third ionization energy। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कॉस्ट कश्मीर वाले जो 2023 है उसमें भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी लैंथेनाइड से क्वेश्चन आया है। द पेयर ऑफ लैंथेनाइड्स इन विच बोथ एलिमेंट्स हैव हाई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, मैक्सिमम किसमें होगी? DyLu EU EUGD EUYB। यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं EU की बात करूंगा तो EU की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं EU की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बोलूं, आप क्या बोलोगे? दैट विल बी xenon and this will be 4f7 5d0 and this will be 6s2, this will be 6s2। अब अगर मैं YB की बात करूंगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? अगेन दिस विल बी Xe 4f, यहाँ पर आ जाएंगे 14, f में आ जाएंगे इसके 14, और यहाँ पर आ जाएगा 5d0 और 6s2। अब मुझे आप बताइए, जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा दैट मींस रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल रिक्वायर मोर एनर्जी फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। अगर मैं इन दो एलिमेंट्स को कंसिडर करूंगा, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंसिडर करूंगा, जो रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जो रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, that will require maximum energy, that will require maximum energy in these two elements, that will require maximum energy in these two elements। I hope that's clear, and the answer should be option number 3। next question पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है नीट का, और इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है टू बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग एग्जाम। क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड कौन से होते हैं? बोरान के जो भी हाइड्राइड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। हेंस द पहले वाला जो है इसका मैच क्या आना चाहिए? थर्ड वाला, ए का आना चाहिए थर्ड। तो ऑप्शन नंबर 2 को काटो, ऑप्शन नंबर सी को काटो। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड इसका क्या आना चाहिए? थर्ड आना चाहिए। सेकंड थिंग, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑब्वियसली बात है, तो बी का आना चाहिए सेकंड, बी का आना चाहिए सेकंड। क्या बी का सेकंड है? यहाँ पर भी बी का सेकंड है, यहाँ पर भी बी का सेकंड है। थर्ड पे आ जाइए, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, प्रिसाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है? CH4 के पास है, दैट मींस सी का आना चाहिए IV, तो ये वाला तो नहीं होगा, hence the answer should be option number 1, hence the answer should be option number 1। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा? B2H6। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड जो होगा वो कौन सा होगा? HF। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड जो होगा वो होगा CH4, और सेलाइन हाइड्राइड्स ऑब्वियसली MgH2 होगा, ऑब्वियसली MgH2 होगा। आई होप दैट्स क्लियर एज वेल। सो these were the most important questions, or I would say the extremely important questions for your upcoming exams। I hope आप सबको सारे के सारे questions पसंद आए होंगे, और आप सबको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। और अगर आपको रियली में वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।